अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान और इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूं कि जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम देखने वाले अच्छी सेहत में हैं, खुशो खुरम हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन हम एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ करने वाले हैं जिस पर बात अक्सर कम होती है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ख़ासकर ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है कि जितने लोग देख रहे हैं उन तक कोई बात पहुंच सके, ना सिर्फ पहुंच सके बल्कि उनको समझ भी आ सके। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी कि माँ बनना एक औरत की ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है जब वो अपने बच्चे के लम्स को फ़ील करती है, एहसास करती है। गोया तभी से उसकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर हम उस 9 महीने की जर्नी की बात करें, उस सफ़र की बात करें जब माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, तो ये सफ़र आसान नहीं होता। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली वो मदर्स जो कि पहली मर्तबा हामला हो रही होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी वेरी करती हैं। बहुत सारी बातों के हवाले से लोग अनअवेयर हैं, फैक्ट्स नहीं जानते, बहुत सारे टोटकाज वगैरह भी किए जा रहे होते हैं। अगर हम शहरों की बात ना करें और देही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जितने इस मसले से रिलेटेड जो ख़वातीन को जिन पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है कि किस तरीके से वो इस प्रोसेस के बीच में अपनी जान भी गंवा बैठती हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, हेल्थ सेक्टर इस हवाले से क्या कर रहा है, बहुत सारी बातें हम जानेंगे। और ख़वातीन यूजली जब इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो उनको किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज उन तमाम ख़वातीन के लिए हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर एट सिम्स सर्विसेज हॉस्पिटल PM। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, 9 मंथ्स की जर्नी, जो पहली बार बच्चियाँ माएँ बनती हैं उनके लिए बहुत कुछ नया होता है। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। फिर हमारे यहाँ जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया कि बहुत सारी जो मिथ्स हैं हम उन पर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, डॉक्टर की बात से भी ज़्यादा। हम जो पुरानी हमारी माँओं ने बातें कही होती हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आज के दौर में भी लड़कियाँ उस तरीके से कर रही होती हैं। आपके एक्सपीरियंस में, आपकी ऑब्जर्वेशन में, अगर हम पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी की बात करें, देही इलाके, शहरी इलाके, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा मसला पेचीदगी है जिसका एक खातून को सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? थैंक यू वेरी मच नबिया। ये एक आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है क्योंकि ज़ाहिर है माँ बनना एक फितरी अमल है जिसके लिए हम लोग मतलब सारे लोग गेयर्ड हैं उसकी तरफ। और कोई भी नहीं सोचता कि माँ बनना एक नेचुरल लगता है ना सबको, तो लगता नहीं है कि इससे पेचीदगी कोई हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी के हिसाब से, माँओं की शरह अमवात के हिसाब से अभी तक बहुत ऊपर है हमारे रिलेटिवली दुनिया भर के मुल्कों पे। यानी कि अगर आप UK में देखें तो मतलब लाख में से कोई 7-8 माएँ फौत होती होंगी और कोई नहीं चाहता ना कि डिलीवरी हो रही है और माँ फौत हो जाए। पाकिस्तान में उसकी रेशो अभी भी 178 पर 100,000 है। इट इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ कम हुआ है, बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। पहले तो मैं बात करूँगी कि बेसिकली माँओं को क्या क्या इसके डिफरेंट फेजेस हैं। शुरू का फेज़ है ना, पहले 3 महीने वाला, जिसमें आपकी उल्टियाँ आना, नौजिया, फूड एवर्जन्स, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता, बहुत चीज़ों को दिल चाहता है जो कि आप सोचते हैं कि ये कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू ही नहीं है उनकी, जैसे चटपटी चीज़ें, ऊटपटांग चीज़ें। बाज़ लोगों का मिट्टी खाने को दिल चाहता है, बाज़ लोग कच्चे चावल खाने को दिल चाहता है। तो दैट इज़ अ नॉर्मल फूड एवर्जन्स जो बॉडी में होती हैं। और कुछ चीज़ें बिल्कुल हेल्दी न्यूट्रिशियस, जैसे दूध पीने को दिल नहीं हद तक करता लड़कियों का, बहुत सारी चीज़ें उनका पसंद ही नहीं आता कि वो खाएं और अच्छे लगें। ठीक है। तीसरी जो मिथ है हमारे यहाँ, वो जो आपने कही अम्मियों की, गरम सर्द वाली बहुत है। हाँ, है ना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी। हाँ, वो बहुत प्रिवेलेंट है और वो सिर्फ हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ही है। अगर आप सऊदी अरब में देखें तो खजूरें वो इस तरह खाते हैं, ऑलिव्स वो इतना खाती हैं, डेली खवातीन उनकी खाती हैं और दे बिलीव इन इट के वो बहुत हेल्दी हैं। तो ये मिथ्स जो है ना, इनका मतलब हम बता सकते हैं लेकिन कई दफ़ा बड़ी मुश्किल होता है बड़ों को कन्विंस करना। तो लेकिन ये कि ये सबको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे उल्टी आना, जैसे नींद ज़्यादा आना। तो रेस्ट इसलिए नींद ज़्यादा आती है कि अल्लाह ताला चाहता है कि लड़की रेस्ट करे और थोड़ा सा अपने मेंटल, फिज़िकल, उसके वीकनेस, ब्लड प्रेशर लो होना, चक्कर आना,
ये सब नॉर्मल बातें हैं। उनके साथ ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं बताती हूँ कि आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे अगर आप 2-2, 3-3 घंटे बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना शुरू करें शुरू में, तो वो हेल्प करता है आपको, बजाय कि बड़ा खाना, यानी 3 टाइम का खाना नहीं डाइजेस्ट होता, यहीं बैठा रहता है। छोटे छोटे मील हर 2-3 घंटे बाद खाएं और कोशिश करें कि जो पसंद है वो खाएं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। फर्स्ट 3 मंथ से बच्चा बिल्कुल ग्रो नहीं करता, बहुत छोटा सा बेबी होता है। हमारे यहाँ प्यार का एक तरीका है, सब पूछते हैं कि खा लिया बेटे, ये खा लें वो खा लें, दिस इज़ वन वे ऑफ लविंग। उसमें इरिटेट नहीं होना, क्योंकि दिल आपका चाह नहीं रहा होता और आपको होता है कि जी सारी अम्मियाँ और हर बंदा मुझे यही बातें कर रहा है, खाओ ये करो, और लड़कियों का होता है कि हमने नहीं खाना। तो ये मतलब प्यार का तरीका है उनके, और जाहिर है वो उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। तो और आजकल दूसरा मज़े की बात ये कि बाहर का सारा खाना खाया जाता है, जंक फूड लड़कियां डाइजेस्ट भी कर लेती हैं, घर के खाने नहीं खा सकती। तो दैट्स परफेक्टली नॉर्मल अगर आप बाहर का खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, हेल्दी हाइजेनिक फूड। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप गलत चीज़ें खाएंगे और डायरिया, नोजिया, मतलब एग्जिबेट हो जाए, तो बहुत सारी सेफ ड्रग्स नहीं हैं जो प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं। अच्छा, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि ये एक फितरी अमल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर औरत अपनी ज़िंदगी में गुजरती है, लेकिन हम इसको बीमारी भी समझ लेते हैं। और अक्सर बच्चियाँ, ये जैसा कि आपने कहा कि नींद का ज़्यादा आना, नौजिया होना, सर दर्द का हो जाना या जिस्म में थकावट का महसूस होना, ये नॉर्मल है। अब ऐसे में डॉक्टर अगर कोई पेन किलर्स रिकमेंड ना भी करे तो बच्चियां खुद से भी ले रही होती हैं, तो इस हवाले से, क्योंकि बहुत कॉमन है, मैंने भी देखा है, आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि जब तक डॉक्टर्स भी भारी भरकम दवाइयाँ लिख कर ना दे, शायद पेशेंट को भी तसल्ली नहीं आती और वे कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने तो कुछ सजेस्ट ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं। ये मिथ कितनी गलत है? अच्छा, उसमें ऐसे है कि पहले 3 महीने में कुछ दवाइयाँ सेफ़ हैं और कुछ दवाइयाँ सेफ़ बिल्कुल नहीं है। मतलब ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पैनाडोल बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है, पैनाडोल आप खा सकते हैं, और उसके साथ सर दर्द, और कुछ लोगों को जैसे मीग्रेन होती है शुरू में, उनको सर दर्द ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों को थ्रू आउट 9 मंथ्स भी सर दर्द रहता है। अच्छा। तो पैनाडोल बिल्कुल खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक सेफ़ हैं, वो अपने, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल्कुल बिला वजह कोई दवाइयाँ नहीं खानी, आपको अपने डॉक्टर से पूछ के सेफ मेडिकेशंस खा सकते हैं। जैसे अब खुदा न खास्ता आपको डेंगू हो जाए, कोई कोविड हुआ है लोगों को, और आप देखिए कितने सारे चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो बीमारी बुरी है, ठीक है। कुछ इसी तरह से हाई रिस्क कंडीशन, जैसे कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, या फैमिली में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है आपके, या आप देखिए आजकल पाकिस्तान तो नंबर 1 आ गया है तकरीबन डायबिटीज़ में। तो अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो सेफ़र ड्रग्स अवेलेबल हैं। इंसुलिन के अलावा गोलियां भी खाई जा सकती हैं जिनसे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा। तो डॉक्टर से पूछ के यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस, और उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर तैयबा, वो बच्चियाँ जिनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही होती है, वो बहुत कंसर्न होती हैं, और हमारे यहाँ कुछ सोसाइटी का भी, फैमिली का भी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सारा ब्लेम हम एट दी एंड अनफॉर्चुनेटली मदर्स पे कर देते हैं कि इसने ख्याल नहीं रखा या इसने गलती की। क्या आप कहेंगी कितना गैप होना चाहिए जिन बच्चों के मिसकैरेज की हिस्ट्री रही होती है? यूजुअली हमने यही सुना है कि बॉडी को प्रॉपर हील होने की या थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसमें ऐसे है कि मिसकैरेज एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ नॉर्मेलिटी भी, दुनिया भर में जो उसकी परसेंटेज है ना 15% है। 15 का मतलब है कि इट्स अ नॉर्मल परसेंटेज, ठीक है, कुछ अब नॉर्मल नहीं है। पहले ऐसे होता था कि 3-4 बच्चे हुए, 2-3 मिसकैरेजेस हुई, दिन ऊपर हुए, इतने लोग बॉदर नहीं करते थे। लेकिन अब चूँकि ज़रा सबने लिमिट कर दी है, फैमिली हम थोड़े बच्चे चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए कंसर्न भी होता है। और ज़ाहिर है जब आप माँ बन जाएँ तो एक पॉजिटिवली खुशी सारे घर में, और अगर खुदा न खास्ता उसका मिसकैरेज हो तो इट्स एन अपसेटिंग इवेंट, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये रियलाइज़ करना कि पहली या दूसरी मिसकैरेज जनरली 80% ऑफ द टाइम्स कोई एबनॉर्मेलिटी से होती है, बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है जिसको अल्लाह ताला ही डिवीज़न रोक देते हैं। और उसके लिए सेफ़ तरीके भी हैं कि आप दवाई से भी उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप मतलब DNC भी करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, उसमें डॉक्टर से डिस्कशन में डिसीजन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मिसकैरेज हो जाए तो जनरली 80 to 90% चांस होता है कि दूसरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब इसके लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत वरी करती हैं लड़कियां कि अब एक ज़ाहिर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जी अगर मैं पहली दफ़ा हो गया, अब दूसरी दफ़ा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं।
स्पेशली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसे हो जाए तो बहुत ही इमोशनली ट्रॉमेटिक होता है लोगों के लिए। लेकिन फिर मैं समझाती हूँ कि देखिए अगर हो गई है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझ के उसका कबूल करें। असल में हर चीज़ की साइंटिफिक रीजंस नहीं हैं। आजकल जो बच्चे बच्चियाँ हैं ना या यंग कपल्स हैं, मैं उनको बल्कि आपके प्रोग्राम से वो भी कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन साइंस। आप कहो कि जी ऐसे क्यों हुआ, अभी तक हम इतनी इजादात के बावजूद अल्लाह की किसी छोटी सी बारीकी को भी नहीं पहुँच सके हैं। माँ के पेट में बच्चा एक सेल से दूसरा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पूरा इंसान बन जाता है ना, इससे बड़ी क्या अल्लाह ताला की आप देखिए वो कुदरत को आप साबित कर सकते हैं। कोई चीज़ ये बाहर बना के दिखाए यू, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट। तो उसमें ये है कि जीन्स आपकी हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, उसके अंदर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन रुक जाए और उसके साथ मिसकैरेज हो जाए। ठीक है, एक सवाल मैं ख़वातीन के उससे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब भी मिसकैरेजेस, क्योंकि हमारी सोसाइटी है अनपढ़ तबका भी ज़्यादा है, डॉक्टर साहब ख़वातीन को बहुत ब्लेम किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो ऐसी कौन सी गलतियाँ एक लड़की कर देती है जिसकी वजह से उसका पहले 3 मंथ्स में मिसकैरेज हो जाता है। प्लस यहाँ पर मर्दों के हवाले से भी तो बात करें ना, जो अल्कोहलिक हैं, जो स्मोकर्स हैं या जिनका स्पर्म काउंट 0 है, वहाँ पर क्यों नहीं बात आती? कभी किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम्हारी बैड ईटिंग हैबिट्स या बैड लाइफस्टाइल की वजह से जो है वो कुछ हो सकता है व्हाट्सोएवर। मैं चाहूँगी आप इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली जो माएँ या जो सासें देख रही हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ का जो ब्लेम है वो एट दी एंड ख़वातीन बेचारियों पर डाल देना है कि वो भी इस चीज़ का प्रेशर वो फेस करें। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है भैया। एक्चुअली बात वही वाली ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और लड़कियां भी ये बात जो है ना समहाउ एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हमारे हस्बैंड्स बिल्कुल ठीक हैं। जो अर्निंग ब्रेड विनर है उसकी ज़ाहिर है ग्रूमिंग भी ऐसे ही होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ लड़की गलत नहीं करती है। पहली बात तो ये है, ना कोई आपको प्रेगनेंसी में चलना फिरना मना है, वर्किंग वूमन है आजकल ज़्यादा, और अगर यहाँ ना भी हो तो खेतों में बेशुमार लड़कियाँ जो हमारी जो गांव की ख़वातीन है वो खेतों में अपने हस्बैंड के शाना बशाना काम करती हैं। रिकग्निशन उसकी हो या ना हो, लेकिन वो ज़्यादा काम करती हैं। बल्कि पिछले दिनों तो मेरा एक स्टूडेंट यही कह रहा था कि जी जो बाहर ये लड़कियां चली जाती हैं अमेरिका वगैरह, वो तो डबल काम कर रही हैं, किचन भी कर रही हैं और हस्बैंड और उसके साथ नौकरी भी कर रही हैं। तो यू सी कि हमें तो चले यहाँ हेल्प्स अवेलेबल हैं, तो विमेन कैन वर्क। प्रेगनेंसी में अगर 3-3, 6-6 महीने की छुट्टियाँ मिलनी शुरू हो तो प्रेगनेंसी तो फिर कोई भी काम कैसे चलाएगा ना, दूसरे दिन आपको निकाल देंगे। तो प्रेगनेंसी सेफ़, ख़वातीन का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं होता है कि उनके अंदर कोई 1-2 डिजीज़ हो सकती हैं कि जैसे अगर डायबिटीज़ है, शुगर है माँ को, मतलब उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में चांसेस एबॉर्शन के बढ़ जाते हैं। मतलब इस किस्म की 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन 90-95% लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड्स की स्मोकिंग, उनकी अल्कोहल, उनका रोल होता है स्पर्म्स में, और स्पर्म्स एक्चुअली मिलियंस में होते हैं। उनमें से कभी जेनेटिकली डिफेक्टिव स्पर्म अगर जाके एक एग से मिल जाए तो देयर इज़ अ कि चांस कि वो सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो टोटली खातून को ब्लेम करना इज़ नॉट राइट एट ऑल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और रुझान जो कि हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो कि हम ऑफ स्क्रीन भी डिस्कस कर रहे थे, कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सी सेक्शन जो है सिजेरियन, उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज़ आजकल बच्चियाँ ख़ुद भी प्रेफर नहीं करती, और फिर हम डॉक्टर्स को भी ब्लेम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो जैसे कि हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, स्कूलिंग के, कि ये बिज़नेस बन गया है। डॉक्टर्स को भी ब्लेम किया जाता है इस मामले पे कि वो जान के सी सेक्शन करते हैं। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है और आप क्या कहती हैं, क्या रीज़न है हमारे यहाँ ये नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है सी सेक्शन का? अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो ख़वातीन या बच्चियाँ या डॉक्टर्स एट दी एंड तक प्रेफर करते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी हो। हमारे यहाँ क्यों ये रुझान कम हो रहा है? अच्छा, इसमें अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि ये ना इट्स नॉट अ सिंगल वे, मतलब इट्स अ 2 वे थिंग। ठीक है, इसके लिए ना 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक, जैसे पहले आपने बात कही कि जो आजकल की लड़कियां हैं ना, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी करें, एक, और पेन नहीं लेना चाहती। पेन रिलीफ के मेथड्स बहुत सारे हैं। मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ सब लड़कियों को, एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है, उसको फॉलो करें। ठीक है, ह्यूमन राइट है दुनिया में हर जगह। पहले ये इंडिकेशन नहीं होती थी, लेकिन अब वेस्ट में भी इंडिकेशन है पेशेंट्स चॉइस। अगर पेशेंट चॉइस है तो एक इंडिकेशन सिजेरियन की बन जाती है। अगर उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करके हम बता भी दें कि ऐसे है, बट शी हैज़ हर ओन चॉइस कि वो सब कुछ समझ के भी चाहती है सिजेरियन, तो इसमें कोई
हर्ज नहीं है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन, लेकिन ज़ाहिर एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो पेन रिलीफ के मेथड्स आर ऑल सेफ। ठीक। एपिड्यूरल के लिए इतने लोग मना करते हैं, और मैं हमेशा बताती हूँ कि 70-80% ऑफ 70-80 साल से लग रहा है, और 70-80% ऑफ द डिलीवरीज इन द वेस्ट आर बाय एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल से वो जो कमर की दर्द वाली कहानी है कि ताहयात रहती है और उसके साथ ये होता है वो होता है, देखिए कॉम्प्लिकेशंस 1% हर चीज़ में है। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस ना दें कि जी वो एक्सीडेंट कर देंगे, एक्सीडेंट तो होने ही है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी आपको लाइसेंस इसलिए नहीं दे रहे कि एक्सीडेंट पाकिस्तान में बहुत होते हैं। सिमिलरली देयर आर इंसिडेंसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ एक कॉम्प्लिकेशन हुई है तो दुनिया के हर एक पे अप्लाई हो जाएगी। और कॉम्प्लिकेशन सब गूगल में, किताबों में लिखते ही इसीलिए हैं कि वो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे ही वो एप्लीकेबल है। तो कमर की दर्द की और बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक्सरसाइज नहीं करती लड़कियां आजकल। मुझे आप बताइए आजकल यंग बच्चियां कितनी एक्सरसाइज करती हैं। फॉर दैट वुमन आप अपनी फ्रेंड्स में देख लें, आप अपने घरों में देख लें, घर का काम इज़ नो एक्सरसाइज कि मैं यहाँ से किचन तक चल के जा रही हूँ, मैं हंडिया पका रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ना। और कमर की बोन के मेटाबॉलिज्म में एक्सरसाइज का बहुत रोल है। खेल खिलाड़ी बंद हो गई है। हम छोटे होते इतना बाहर आउटडोर गेम्स करते थे, मतलब मेरी बोन हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचती हूँ इसी वजह से है कि मैंने इतना बचपन में खेला हुआ है, बर्फ़ पानी, मतलब आप देखें पकड़न पकड़ाई, कितने गेम्स हम छोटे होते, मैं तो कम से कम करती रही हूँ। दरख्तों पे चढ़ना उतरना, अब बच्चे नहीं करते ना, नीदर बॉयज़ नॉर गर्ल्स। एक बात ये आपकी दूसरी जो सेक्शन वाली बात आपने की कि मतलब डॉक्टर्स का भी एक बिजनेस वाली बात बन गई है। सिजेरियन सेक्शन रेट पूरे पाकिस्तान में बहुत राइज करके, वर्ल्ड ओवर बल्कि राइज करके, और ये सरकारी सेटअप्स में भी बहुत राइज कर गया। इट्स नॉट अबाउट द प्राइवेट सेटअप ओनली जहाँ कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक्चुअली मॉनिटरिंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम पिक बहुत जल्दी कर लेते हैं, छोटा सा भी डिस्ट्रेस, बच्चे में कोई डिस्ट्रेस हो, बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही है, और कुछ लोग भी ठीक कि छोटा सा भी कोई ऊपर नीचे बात हो जाए या बच्चे को, तो वो भी कोई विलिंग नहीं होते बहुत रिस्क लेने को। पहले बहुत कहते थे जी एंड तक वेट करें, हम हर लिहाज से तैयार हैं। तो दिस ऑल दीज फैक्टर्स हैज लेड टू राइज ऑफ सिजेरियन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बात की अभी एपिड्यूरल की अपनी गुफ्तगू में, और आपने बताया कि ये 70-80 ईयर्स से ही चलता आ रहा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और किसी ना किसी भी चीज़ का कुछ 1% रिस्क तो होता ही है। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल, इसमें क्या फ़र्क है, और क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया के हवाले से भी वही मिथ्स कॉमन है जो कि एपिड्यूरल के हवाले से हैं? जी बिल्कुल। जो एपिड्यूरल है ना, दैट इज़ अ पेन रिलीफ जिसके अंदर पेशेंट मोबाइल भी रह सकता है, वो चल फिर सकता है, वॉक कर सकता है, और ये नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लगता है। मैं यहाँ पे अपना भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली देख रहे होते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब सेलिना बॉर्न, तो देयर वाज अ टाइम आई वेंट टू स्लीप। अब ये बात सोचना कि आपको इतना रिलीफ एक चीज़ दे रही है, बेसिकली आपका टाइम किल कर रही है, तो उसमें व्हाई नॉट। लेकिन हमारे यहाँ इतना प्रेशर होता है ना कि सास ने कह दिया कि अब भाई ये तो नहीं करना, सारी ज़िंदगी कमर से चले जाओगे। तो आपने उसको बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ मिथ्स हैं, और अगर डॉक्टर साहिबा कोई बात कह रही हैं तो आई थिंक डॉक्टर साहिबा की जो बात है उसको कंसिडर करना चाहिए, बजाय कि हम देखें कि हमारी जो नानियाँ, दादियाँ या माएँ, सासें जो हैं वो डिसीजन अक्सर ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अब बैक टू द क्वेश्चन। आपको एक और छोटी सी बात, एकदम मेरी मदर इन लॉ किसी इसी तरह, जैसे आपने कहा ना कि मैं सो गई तो मेरी पेशेंट की मदर इन लॉ साथ बैठी थी, वो लड़की आराम से रिसाला पढ़ रही थी। रिसाला पढ़ने के कोई आधे घंटे बाद वो नॉर्मल डिलीवर हो गई। तो उसने कहा कि उनकी अम्मी ने कहा कि हाय अल्लाह, ये हमारे वक्त में क्यों नहीं था। ये इतनी अच्छी उनकी बात आज तक याद रही, तो रिसाला पढ़ती पढ़ती मेरी बहू नॉर्मल डिलीवर हो गई है, और मेरे वक्तों में मैंने क्यों सारी दर्दें ली। तो दिस शुड बी द अप्रोच एक्चुअली। अच्छा, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल का आप बता रहे हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज डिफरेंट फ्रॉम एपिड्यूरल। एपिड्यूरल लगता है जिसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, और एपिड्यूरल लगता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। जो स्पाइनल है दैट इज कॉजेज अ मोटर ब्लॉकेज टोटल आपकी पूरे टांगों की और उस तरह, और वो जनरली सर्जरी के लिए यूज़ होता है जब आपने ऑपरेशन करना है। और दुनिया भर में अब स्पाइनल में सर्जरी ज़्यादा होती है ताकि कि आप जाग रहे हैं, आपको कोई जनरल एनेस्थीसिया का कोई इशू नहीं होता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चूँकि टाइम का मैं ज़रूर आपकी राय इस पे लेना चाहूँगी, और गवर्नमेंट के क्या इस पे इनिशिएटिव्स हैं या क्या अमली तौर पे इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, कोई अवेयरनेस के हवाले से हम नहीं देख रहे कि इस हवाले से बात हो रही हो। शहरों में तो दूर देही इलाकों में भी कहीं पर इस हवाले से एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। तो ये जो हमारा अभी जो रिसेंटली नंबर एक सामने आया है, जो कि आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा होगा, इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पर हैं?
नबिया, दिस इज़ सच एन अलार्मिंग सिचुएशन जो आपने डिस्कस की है। आप ये देखिए कि इस वक्त 25 करोड़ की आबादी और हमारे मुल्क का साइज़ देखें, ठीक है। सड़कों पे रश देखें, अफरा तफरी देखें, रोटी खाने को नहीं, और ये सारा बर्डन इज़ ऑल बिकॉज कि पॉपुलेशन जिस स्पीड पे ग्रो कर रही है, आपके रिसोर्सेज उस स्पीड पे हैं ही नहीं। आप देखिए कि सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स को हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दिया गया, ठीक है। तो रोटी कहाँ से खानी है लोगों ने, जब ये आबादी आज से 40 साल बाद इमेजिन करें कि इस सड़क के ऊपर आपके बच्चे, जहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके बच्चे, मैं तो 40 साल बाद नहीं होंगी अलाइव, लेकिन बहुत सारे लोग आप जो यंगस्टर्स हैं वो तो होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। और पाकिस्तान में किस तरह से इसका तनासुब, किसी भी मुल्क को आप देख लें, कहीं जितनी सबसे पहले जो चीज़, बांग्लादेश की तरक्की का पहला राज क्या है कि दिस स्टॉप द पॉपुलेशन। किसी एक सिरे से शुरू करना पड़ता है ना, कि आपके पास आप रिसोर्सेज कितने हैं, आपके घर में आपका इनकम कितनी है, और उस हिसाब से आप चादर देख के पाँव फैलाने वाली बात है ना। हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट पिछले 15 साल से स्टैटिक है। 15 साल से जितने इस्लामिक मुल्क हैं, आप ईरान देख लें, इजिप्ट देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, उनका 50-60% है, हमारा कितना है 35%। ये नहीं कि आप अब एक चीज़ इसमें इन्वेस्ट करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है, वो है कॉन्ट्रासेप्शन। हम एड्स हमारे बचपन में चलते होते थे, बच्चे दो ही अच्छे, बिल्कुल कितना अच्छा वो ऐड होता था, सब देखते थे, सुनते थे। और आप देखिए कि उस ज़माने में आबादी वॉज स्टेबल। द मोमेंट दोज एड्स वर स्टॉप्ड, देखिए एक बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने लिखा है कुरान में कि बच्चे को 2.5 साल दूध पिलाएं। आप अगर 1 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाएं, आप 2.5 साल बच्चे को दूध पिला सकते हैं? अल्लाह ताला का हुक्म है ये। इस हुक्म को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप कोई तरीका इस्तेमाल करें ताकि आप 2.5 साल तक बच्चे को दूध पिला सकें। इसका मतलब है अल्लाह ताला का बताने का मकसद ये कि आप 2.5 साल बाद अगली प्रेगनेंसी करें, ठीक है ना। इनडायरेक्ट वे में रब ताला ने हमें बताया है। अब आप 2.5 साल बाद करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3.5 साल बाद आपका दूसरा बच्चा होगा। यही साइंस कहती है कि 3.5 साल का वक्फा बच्चों के दरमियान रखें और उसके बाद बच्चे करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें आपके 5 से 6 बच्चे होंगे, ठीक है। आप ना लिमिट करें माँ की हेल्थ। एनीमिया इस वक्त हमारी 60% खवातीन को हीमोग्लोबिन कम है, उसका क्या नुकसान है? घर में पट्टी बांध के लेटी रहती हैं और मियाँ से झगड़ती रहती हैं। गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर पॉपुलेशन एज एन इमरजेंसी। ठीक है डॉक्टर, जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको भी इस पर संजीदगी से काम करना होगा। डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।